शर्मा जी और वर्मा जी दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही कॉलेज से दोनों ने पढ़ाई भी कंप्लीट की और एक ही डिपार्टमेंट में एक जैसी सैलरी पर दोनों की जॉब भी लग गई। लेकिन आज 45 साल के बाद शर्मा जी के पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और हर वो चीज़ है जो एक इंसान अपनी लाइफ में करना चाहता है। और वर्मा जी के पास भी सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन अलग है तो सिर्फ एक चीज। शर्मा जी की जो नेटवर्थ है वो 5 करोड़ रुपए है, लेकिन वर्मा जी की नेटवर्थ जो है वो -1.5 करोड़ है और बैंक बैलेंस 0 है। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है और कैसे है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जो नेटवर्थ है वो आपकी ही उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले कैसी है। मतलब अगर आप अपनी 20s में हो तो आपके पास स्टूडेंट लोन और नौकरी की टेंशन होगी। अगर आप अपने 30s में हो तो शादी और बच्चों का खर्चा होगा। अगर आप अपनी 40s में हो तो घर और कार की ईएमआईज की टेंशन होगी। और अगर आप अपने 50s और 60s में हो तो रिटायरमेंट प्लानिंग चल रही होगी। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में अलग अलग एज में आपकी नेटवर्थ, मिनिमम आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। और अगर आप इंडिया के टॉप 10% की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। और इसको समझने के लिए मैं आपको कोई बहुत सारा लेंदी डेटा नहीं देने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा। और ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी इस चीज को कर सकता है। इसलिए हर एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपके फ्यूचर और जिंदगी का सवाल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। और उसके पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नेटवर्थ आखिर होती क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो हमारी नेटवर्थ है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। नेटवर्थ इक्वल टू आपकी कुल संपत्ति यानी कि टोटल एसेट्स माइनस आपका कुल कर्ज यानी कि लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और 20 लाख का आपके पास घर है तो टोटल 30 लाख हो जाएंगे। लेकिन आपके पास 15 लाख का एक लोन भी है तो 15 लाख इसमें से माइनस हो जाएंगे और आपकी जो नेटवर्थ है वो बचेगी सिर्फ 15 लाख रुपए। अब चलिए देखते हैं कि अलग अलग एज में आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 20s की। पहली सैलरी, पहली नौकरी और पहला एक्सपीरियंस। इस एज में आपकी करियर की शुरुआत होती है, आपकी पहली सैलरी आती है और फिर हम ये सोचते हैं कि बस अब तो लाइफ सेट है। लेकिन सच तो ये कि इसी टाइम पे सबसे ज्यादा खर्चे भी होते हैं हमारे, जैसे कि नया मोबाइल लेना, नई बाइक लेना, दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करना, शादी पार्टी में ढेर सारा धमाल मचाना और कई सारी चीजें। और सच कहूं तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये सारी चीजें बिना किसी परेशानी के स्मूथली चलती रहें। इसलिए आज की वीडियो में ये जो हम बातें करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जो लोग अपनी 20s में हैं उनकी जो मीडियन नेटवर्थ है वो लगभग 60,000 रुपए है और उनकी जो एवरेज नेटवर्थ है वो 8 लाख रुपए है। ये इतना ज्यादा एवरेज इसलिए क्योंकि कुछ लोग अपनी 20s की लाइफ में ही करोड़पति हो जाते हैं, तो इसलिए ये डेटा इतना ज्यादा है। लेकिन असलियत इससे कहीं अलग है, जो कि आप अपने आसपास देखते हैं। आप अपनी खुद की लाइफ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके लिए। ऐसे में जब आप अपनी 20s में हो तो आपका जो मिनिमम टारगेट है वो 4 लाख रुपए होना चाहिए। यहां पर आप ये याद रखिएगा कि मैं नेटवर्थ की बात कर रहा हूं। और अगर आप एक अच्छा टारगेट रखते हैं तो आपकी जो नेटवर्थ है वो 8 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया के टॉप 10% में आना चाहते हैं तो आपको अपनी 20s में 20 लाख प्लस का टारगेट रखना चाहिए। यानी कि टॉप 10% में आने के लिए आपकी जो नेटवर्थ है वो 20 लाख रुपए होनी चाहिए। ये करना बहुत ही आसान है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या करना है और किस चीज को अवॉइड करना है। अपनी 20s में आपको अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी ही होंगी, आपको याद रखना ही पड़ेगा। नहीं तो बाद में फिर पछताओगे कि यार काश मैंने उस टाइम पर ये चीजें ध्यान दी होती तो आज मुझे पछताना ना पड़ता। इसलिए आज इस वीडियो को पूरा देख लो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि जैसे ही आपकी सैलरी आना शुरू होती है तो उसमें से आपको 20% सेव करना है और एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां से आपको कम से कम 10 से 12% का रिटर्न मिले। लेकिन एक सेकेंड, अगर आपकी नौकरी 20 से 21 साल या 22 साल 23 साल की उम्र में ही लग गई है तो आपको सेविंग की तरफ भागने की जरूरत नहीं है तुरंत ही। अगर आप वो 20% बचाते हो और आपके पास गुंजाइश है, आप किसी स्किल में उसको लगा सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, कोई ऐसी चीज सीख सकते हो जिससे आने वाले 2 3 या 4 5 सालों में आपकी सैलरी उससे इंक्रीज हो सके, आपकी वैल्यू ऐड हो सके, तो आप उस चीज में इन्वेस्ट करो। शुरुआत में ही आपको सेविंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप किसी स्किल पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किल को बढ़ाने पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी सैलरी को बढ़ाने के कोई तरीकों पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं,
तब आपको वो 20% ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां से आपको 10 से 12% का रिटर्न एनुअली मिलता रहे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उस पर लगता रहे। तब आपको 20% सेविंग करना है। लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है वो 20% अपनी सैलरी का बचाकर हर हालत में। दूसरी चीज जो बेहद जरूरी है आपको याद रखना कि आपको क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के ट्रैप से खुद को बचाना है, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है कि जब हम दिखावे के चक्कर में लोन पर लोन लेते चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार हमारी सैलरी आएगी तो अब हम इसको पे कर देंगे, लेकिन फिर आप उसके ट्रैप में फंसते चले जाते हो और आपकी पूरी लाइफ ही ईएमआई पे डिपेंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 25,000 रुपए है और आप 1.5 लाख का फोन ईएमआई पर लेकर आते हो और फिर उसकी अगले 2 साल तक ईएमआई पे करते हो, जिसकी वजह से 2 साल तक आप कोई दूसरी चीजें नहीं कर सकते हो। इसे कहते हैं ट्रैप। इसलिए कर्ज हमेशा जरूरत पड़ने पर ही लेना, शौक के लिए नहीं। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको एक साइड इनकम शुरू करनी है, साइड इनकम जनरेट करनी है। जो भी आपको आता हो, जो भी आपकी स्किल हो। अगर आप ट्यूशन दे सकते हो तो आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो। अगर आप डेली नहीं दे सकते तो हफ्ते में 1 दिन दे सकते हो। फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। जो भी आपके पास टाइम हो, दिन में 1 घंटा निकाल के फ्रीलांसिंग कर सकते हो, हफ्ते में 1 दिन निकाल के फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यूट्यूब ब्लॉगिंग कर सकते हो, या जो भी चीजें आपको आती हो, जो भी आपके स्किल हो, चाहे वो हफ्ते में 1 दिन हो, रोज 1 घंटा हो, या फिर महीने में 2 दिन का हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो। यकीन मानिए ये बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों ये चीजें अपनी 20s में शुरू करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने अभी शुरू कर दिया ना, तो जब आप अपनी 40s की लाइफ में पहुंचोगे ना, 40s की एज में जाओगे, तब आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही आराम से रह सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब बात करते हैं 30s की एज की। जो लोग अपनी 30s में इंटर कर चुके हैं और उन्होंने अपनी 20s में कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, अब 30s तक आते आते आपका करियर बहुत ही अच्छा चलने लगा होगा, लेकिन अब घर खरीदने, शादी करने, शादी अगर हो गई है तो बच्चों और परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ने लगती हैं। और यही वो एज होती है जब लोग खुद को दूसरों से ज्यादा अमीर दिखाने के चक्कर में ज्यादा खर्चा करने लगते हैं। नई कार का क्रेज, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े और फॉरेन ट्रिप्स। अगर आपने अभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की ना, तो आपको अपने 40s में बहुत पछताना पड़ेगा। अपनी 30s में फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपकी जो नेटवर्थ है ना, वो मिनिमम 25 लाख होनी ही चाहिए। और अगर आप एक अच्छा टारगेट, एक बेस्ट टारगेट रखते हैं, तो आपकी नेटवर्थ कम से कम 50 लाख होनी चाहिए। और अगर आपको अपनी 30s में इंडिया के टॉप 10% की लिस्ट में अपना नाम लाना है, तो आपकी जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। और अपनी 30s में इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज ये कि बिना सोचे समझे आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ब्रांड और लग्जरी के नाम पर बिना सोचे समझे खर्च बिल्कुल भी मत करो। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको एक इमरजेंसी फंड बना के रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फंड वेस्ट होता है ना, वो इमरजेंसी के टाइम पर ही होता है। आपकी पूरी जमा पूंजी एक बार में स्वाहा हो जाती है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि जो भी आपने पैसे सेव किए हैं उनको रियल एस्टेट या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि सिर्फ एफडी में पैसा डालने से ना आप अमीर तो कभी नहीं बनोगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी 40s में इंटर कर चुके हैं। 40s वालों के लिए एक लाइन परफेक्ट बैठती है कि पैसा कमाओ और कर्जा खत्म करो। हम ये मान के चलते हैं कि इस एज में आप बहुत अच्छी कमाई कर रहे हो, लेकिन इसी एज में खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। घर की ईएमआई देनी होती है, कार ले लिए, कार की भी ईएमआई देनी है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चे हायर एजुकेशन करने जाते हैं, और घर के जो बाकी खर्चे होते हैं वो भी एक साथ होते हैं। यानी कि कुल मिला के इस एज में अगर आप कमाई ज़्यादा कर रहे हो तो आपके खर्चे भी बड़े होते हैं। ऐसे में अपनी 40s में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपकी जो मिनिमम नेटवर्थ है ना, वो कम से कम 50 लाख होनी चाहिए। अगर आप बेस्ट टारगेट रखते हैं तो आपकी नेटवर्थ 1.5 करोड़ होनी चाहिए, और अगर आप टॉप 10% में आना चाहते हैं तो 3 करोड़ प्लस की नेटवर्थ आपको बनानी ही होगी। 40s में आपको कुछ फाइनेंशियल गोल्स अपने सेट करने होंगे जो कि बहुत ज़रूरी है करना, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपके पास कार या घर की ईएमआई चल रही है तो वो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। इसको करने के लिए अगर आपकी सैलरी ज़्यादा आ रही है तो हो सके तो हर साल 1 से 2 ईएमआई एक्स्ट्रा जमा करो। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम पीरियड है, अगर 20 साल या 25 साल या 10 साल 12 साल जितने साल का भी आपने लोन लिया है, वो कम होता चला जाएगा हर साल सिर्फ 2 ईएमआई एक्स्ट्रा पे करने से। 2 नहीं कर सकते तो 1 करो।
कुछ भी करो, कोशिश करके इस लोन को अपनी 50s में एंटर करने के पहले खत्म करो। इससे क्या होगा, आपकी जो 50s की लाइफ है ना, वो बहुत आसान हो जाएगी। दूसरा गोल जो आपको सेट करना है कि अगर अभी तक आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं शुरू की है तो वो अभी से शुरू करो। पीएफ, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, जहां भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां से आपकी जो रिटायरमेंट है वो सिक्योर हो सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी 40s में करनी है वो ये कि बच्चों की शादी के लिए अलग से बजट बना के रखो, अलग से फंड बना के रखो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले खुद का फ्यूचर सिक्योर करो, यानी कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग पहले करो, उसके बाद बाकी के बजट बनाओ। सो नाउ 50s यानी कि आखिरी कमाई और रिटायरमेंट की तैयारी। एक्चुअली इस एज में अब ज्यादा कमाने का टाइम तो बचा नहीं है, तो जो भी आपने कमाया है ना उसको संभालना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में जब आप 50s में होते हो तो आपकी जो मिनिमम नेटवर्थ है ना वो कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। बेस्ट टारगेट है 3 करोड़, और अगर आपको टॉप 10% की लिस्ट में आना है तो कम से कम आपकी नेटवर्थ 7 करोड़ तो होनी ही चाहिए। और अगर आपने ये सब चीजें कर ली हैं तो अब आप अपनी 60s में एंटर कर रहे हो। अपनी लाइफ को अब सिर्फ एंजॉय करो, अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करो। आपको यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रांग रखोगे, सही रखोगे और उनको सही तरीके से फॉलो करोगे। नहीं तो बस पूरी जिंदगी ना पछतावे में निकल जाएगी। जब भी आप बैठोगे घर परिवार वालों के साथ तब यही बोलोगे कि काश उस टाइम पे मैंने ये कर लिया होगा, काश उस टाइम पे मुझे ये बातें पता होती। तो ये बातें जब मैं बता रहा हूं तो इसको सीखो और बाकी लोगों को भी सिखाओ, अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को। जो भी इन चीजों के बारे में नहीं जानता है या जो भी सिर्फ दिन भर रील्स देखता रहता है ना, उनको ये दिखाना शुरू करो। क्योंकि मुझे लगता है ना ये जो सोशल मीडिया है ना, ये प्रमोट भी उन्हीं चीजों को करता है जिससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि शर्मा जी और वर्मा जी में इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि दोनों की सैलरी एक जैसी थी। अगर आप भी अपनी नेटवर्थ और अपने टारगेट के आसपास हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। आपकी एज क्या है और आपकी नेटवर्थ कितनी है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, या कुछ चीजें जो आपके मन में हो आप मुझे सलाह देना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी सही लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार। उन लोगों तक भी ये नॉलेज जरूर पहुंचाओ जो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।